नमस्ते और ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। ये इंडिया स्टेट स्टोरी प्रकल्प का हिस्सा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास का अध्ययन करता है। इसे पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय अंतर्गत सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा चलाया जाता है। पिछले भाग में हमने प्रिवी पर्स के बारे में जाना था। इस अंतिम भाग में हम उन विलय संधियों यानी मर्जर अग्रीमेंट्स पर गहराई से विचार करेंगे जिन्होंने भारत के एकीकरण को आकार दिया। भारत में रियासतों की विलय संधियों के मूल सिद्धांत तो समान थे, लेकिन उनमें हर राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों के हिसाब से महत्वपूर्ण और विशेष प्रावधान भी शामिल थे। इन सभी प्रावधानों में शासकों को पूर्ण शक्तियां प्रदान करना और उनके अधिकारों तथा प्रिवी पर्स की गारंटी देना शामिल था। हालांकि विलय का प्रकार, प्रशासन की अवधि और धार्मिक संस्थाओं पर नियंत्रण ऐसी कई चीजों में भी काफी अंतर था। तो आइए इन समानताओं और अंतरों पर चर्चा करके इस मालिका का समापन करें। ये चर्चा हमारी इंडिया स्टेट स्टोरीज टीम द्वारा लिखे गए लेख पर आधारित है। इस लेख को गूगल के नोटबुक LM की मदद से ऑडियो बातचीत में बदला गया है। शो नोट्स में संबंधित लेख का लिंक पाया जा सकता है। आज की हमारी पड़ताल का केंद्र बिंदु है उन विलय समझौतों के सामान्य धागों और अनूठे टांकों को समझना जिन्होंने सैकड़ों रियासतों को भारत में मिलाकर एक राष्ट्र बनाया। और ये जानकारी मुख्य रूप से 1950 के व्हाइट पेपर ऑन इंडियन स्टेट्स पर आधारित एक लेख से ली गई है, जो उस दौर का एक बहुत महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। तो 500 से ज्यादा रियासतें थी, हर एक की अपनी व्यवस्था, अपना इतिहास। फिर भी भारत सरकार ने एकीकरण के लिए एक खाका तैयार किया। वो कौन सी बुनियादी बातें थीं जिन पर लगभग सभी समझौतों में सहमति बनी? लगता है सबसे पहले सत्ता का हस्तांतरण ही आता है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। बिल्कुल। हर समझौते का आप कह सकते हैं मूल आधार यही था कि शासक, चाहे वो महाराजा हों, नवाब हों या कोई और उपाधि रखते हों, अपने राज्य के शासन से जुड़े सभी पूर्ण और अनन्य अधिकार, क्षेत्राधिकार और शक्तियां भारत की डोमिनियन सरकार को या फिर कई राज्यों को मिलाकर बनाए गए नए संयुक्त राज्य यूनियन ऑफ स्टेट्स को सौंप देंगे। ये सिर्फ कोई कागजी बात नहीं थी, ये असल में सत्ता का पूरा हस्तांतरण था। समझौतों में अक्सर ये भाषा इस्तेमाल की जाती थी कि डोमिनियन सरकार इन सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग जिस तरह और जिस एजेंसी के माध्यम से उचित समझे कर सकती है। इससे केंद्र को काफी लचीलापन मिलता था कि वो कैसे प्रशासन चलाना चाहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि लगभग हर समझौते में इसका कारण राज्य और उसके लोगों का तत्काल हित या सर्वोत्तम हित या फिर लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना बताया गया। क्या यह सिर्फ एक औपचारिक भाषा थी या इसमें उस समय की जो राष्ट्रवादी भावना थी उसकी झलक भी दिखती है? ये एक मानक कानूनी भाषा थी, पर ये उस दौर की भावना को भी दर्शाती है। स्वतंत्रता के बाद एक एकीकृत, आधुनिक और कल्याणकारी राज्य बनाने का विचार बहुत बहुत प्रबल था। तो शासकों से सत्ता लेते समय ये तर्क देना कि ये जनता के भले के लिए है, राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा जोड़ना नहीं था, बल्कि एक नए राष्ट्र के विचार को स्थापित करना था। ये समझ आता है। लेकिन शासकों ने इतनी आसानी से अपनी सदियों पुरानी सत्ता क्यों छोड़ दी? जरूर कुछ गारंटियां दी गई होंगी। हाँ, और ये गारंटियां बहुत अहम थीं। समझौतों में शासकों को कई तरह के आश्वासन दिए गए थे। सबसे पहले उनके व्यक्तिगत अधिकार, उनकी उपाधियां जैसे महाराजा, नवाब, और विलय से ठीक पहले उन्हें जो भी विशेषाधिकार प्राप्त थे उन्हें जारी रखने की गारंटी दी गई। दूसरा, और शायद सबसे भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण, कानून और स्थानीय रिवाज के अनुसार उनकी गद्दी यानी सिंहासन के उत्तराधिकार को मान्यता दी गई। मतलब उनकी पदवी और वंश परंपरा बनी रहेगी, भले ही प्रशासनिक शक्ति उनके हाथ से चली जाए। हाँ, यहाँ ये दिलचस्प बात है कि कैसे प्रशासन संभालने की जरूरत और शासक की व्यक्तिगत हैसियत और सुरक्षा को बनाए रखने की इच्छा के बीच एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश की गई। ये केवल सत्ता छीनना नहीं था, बल्कि एक तरह का समझौता था। बिल्कुल बिल्कुल, एक समझौता ही था। और प्रिवी पर्स, हमने पिछले भाग में इस पर विस्तार से बात की थी। ये भी एक बड़ी गारंटी थी, है ना? एक निश्चित टैक्स फ्री सालाना रकम,
ये तो विलय के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन रहा होगा। निश्चित रूप से प्रिवी पर्स एक बहुत महत्वपूर्ण वित्तीय गारंटी थी। लेकिन इसके अलावा भी था। शासकों की निजी संपत्तियों जैसे उनके महल, जमीनें, गहने, निवेश जो राज्य की संपत्ति से अलग थीं, उनके पूर्ण स्वामित्व, उपयोग और उपभोग की गारंटी भी दी गई थी। ये सुनिश्चित करना जरूरी था कि शासक वित्तीय रूप से सुरक्षित महसूस करें। एक और दिलचस्प गारंटी थी, उन्हें अपने शासनकाल के दौरान किए गए या न किए गए किसी भी आधिकारिक कार्य के लिए भविष्य में किसी भी जांच या कानूनी कार्यवाही, सिविल हो या क्रिमिनल, उससे छूट दी गई थी। ये उन्हें अतीत की किसी भी संभावित जवाबदेही से बचाता था, एक तरह से। अच्छा, यानी भविष्य को लेकर उनकी चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया गया था। और केवल शासक ही नहीं, उनके प्रशासन में जो लोग काम कर रहे थे, उनका क्या हुआ? रातों रात तो नई व्यवस्था खड़ी नहीं हो सकती थी। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और समझौतों में इसका भी ध्यान रखा गया था। विलय होने वाले राज्यों के जो स्थायी लोक सेवक थे, मतलब परमानेंट मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विसेज, उनको उनकी सेवा जारी रखने की गारंटी दी गई। और महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी सेवा की शर्तें विलय से पहले मिलने वाली शर्तों से कमतर नहीं होंगी। उनकी पेंशन, छुट्टी और भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड के अधिकार भी सुरक्षित रखे गए। ये प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने और हजारों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुत जरूरी था। सोचिए, अगर अचानक सभी अनुभवी अधिकारी हटा दिए जाते तो प्रशासन कैसे चलता? बिल्कुल, ये तो पूरी व्यवस्था को ठप कर देता। तो ये सब गारंटियां थीं, उपाधि, उत्तराधिकार, प्रिवी पर्स, निजी संपत्ति, कानूनी छूट और लोक सेवकों की सुरक्षा। इन सब पर अंतिम मोहर किसकी होती थी? मतलब कौन गारंटी देता था? इन सभी प्रावधानों और गारंटियों पर भारत सरकार की सहमति और गारंटी एक अनिवार्य हिस्सा था। हर समझौते पर भारत सरकार के राज्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के प्रतिनिधि, अक्सर वीपी मेनन जैसे वरिष्ठ अधिकारी, के हस्ताक्षर होते थे। यह दिखाता है कि ये सिर्फ दो पक्षों के बीच का समझौता नहीं था, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और समर्थन प्राप्त था। यह इन समझौतों की बाध्यकारी प्रकृति और केंद्रीय निरीक्षण को भी रेखांकित करता है। एक तरह से ये केंद्र सरकार की जमानत थी। तो ये वो धागे थे जो लगभग सभी विलय समझौतों में एक जैसे बुने गए थे, एक बुनियादी ढांचा तैयार करते हुए। इसने सैकड़ों अलग अलग इकाइयों को एक साथ लाने के लिए एक सुसंगत आधार प्रदान किया। लेकिन भारत की असली खूबसूरती तो इसकी विविधता में है, और यही विविधता हमें इन समझौतों के बारीक टांकों में भी नजर आती है। कहाँ-कहाँ रास्ते अलग हुए। लगता है सबसे बड़ा अंतर तो इसी बात में था कि राज्यों को आखिर मिलाया कैसे गया। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और यही हमें सबसे ज्यादा विविधता दिखती है। कोई एक मॉडल सभी पर लागू नहीं किया गया। कई अलग अलग तरीके अपनाए गए जो शायद राज्य के आकार, उसकी भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक क्षमता और शायद शासक के रुख पर भी निर्भर करते थे। जैसे कुछ राज्य, उदाहरण के लिए भोपाल, बिलासपुर, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, ये शुरू में सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित किए गए। इन्हें मुख्य आयुक्त प्रांत यानी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस का दर्जा दिया गया, शायद इसलिए कि ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे या उनका प्रशासन सीधे संभालना ज्यादा व्यावहारिक समझा गया। अच्छा। और बाकी कई छोटे बड़े राज्यों का सीधे मौजूदा प्रांतों में विलय कर दिया गया, जैसे बड़ौदा जैसी बड़ी रियासत बॉम्बे प्रांत में मिल गई, रामपुर संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंसेस में, टेहरी गढ़वाल भी संयुक्त प्रांत का हिस्सा बन गया, संदूर और बाणगनापल्ले मद्रास प्रांत में। इससे प्रशासनिक ढांचा सरल हुआ और अलग इकाइयों की संख्या कम हुई। और वो बड़े संघों का क्या, मध्य भारत, पेप्सू जैसे। हाँ, कुछ क्षेत्रों में कई पड़ोसी रियासतों को मिलाकर बड़े संघ बनाए गए, यूनियंस ऑफ स्टेट्स। इनमें अक्सर एक साझा कार्यपालिका जिसके प्रमुख राज प्रमुख होते थे, एक विधायिका और न्यायपालिका स्थापित की गई। इसके बड़े उदाहरण हैं मध्य भारत, जिसमें ग्वालियर, इंदौर और मालवा की दूसरी रियासतें थीं, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ यानी पेप्सू, सौराष्ट्र, काठियावाड़ की रियासतें, राजस्थान, राजपुताना की रियासतें और त्रावणकोर, कोचीन। ये शायद उन क्षेत्रों के लिए था जहां कई रियासतें थीं, लेकिन कोई एक इतनी बड़ी नहीं थी कि अलग प्रांत बन सके या किसी मौजूदा प्रांत में आसानी से मिल सके। और पूर्वोत्तर के खासी राज्यों का मामला, वो तो कुछ अलग था। जी, वो बिल्कुल अनोखा था। खासी पहाड़ी राज्यों ने मिलकर एक फेडरेशन बनाया, लेकिन उनका प्रशासन काफी हद तक असम के साथ एकीकृत कर दिया गया। उनकी विशिष्ट आदिवासी संस्कृति और स्वायत्ता की जरूरतों को देखते हुए उन्हें नए भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में एक विशेष दर्जा दिया गया। ये वाकई दिलचस्प है
कि कैसे अलग अलग समाधान तैयार किए गए। आपने कहा कुछ राज्य शुरू में सीधे केंद्र के अधीन आए। क्या ये हमेशा स्थायी व्यवस्था थी या कुछ मामलों में ये अस्थायी था? मुझे याद है भोपाल का जिक्र था कि वो कम से कम 5 साल के लिए केंद्रीय शासन में रहेगा। हाँ, कुछ मामलों में केंद्रीय प्रशासन एक अंतरिम या अस्थायी व्यवस्था थी। भोपाल के समझौते में यह साफ लिखा था कि कम से कम 5 साल तक इसे मुख्य आयुक्त के जरिए केंद्र द्वारा प्रशासित किया जाएगा, जिसके बाद इसकी भविष्य के प्रशासनिक व्यवस्था पर निर्णय लिया जाएगा। इसी तरह रामपुर को भी शुरू में केंद्रीय प्रशासन के अधीन रखा गया और बाद में उसे संयुक्त प्रांत में मिला दिया गया। सिरोही का मामला भी ऐसा ही था। उसके भविष्य पर अंतिम निर्णय होने तक उसे अस्थायी रूप से बॉम्बे सरकार के प्रशासन में रखा गया और अंततः उसे बॉम्बे और राजस्थान के बीच विभाजित कर दिया गया। तो ये सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं था, बल्कि हर स्थिति को उसकी जटिलता में देखकर फैसला लेना था। ये तो काफी व्यवहारिक दृष्टिकोण दिखाता है। अच्छा, अब आते हैं प्रिवी पर्स पर। हमने कहा कि ये एक सामान्य प्रावधान था, लेकिन क्या इसकी रकम सब जगह एक जैसी थी या यहाँ भी भारी अंतर थे? नहीं, भारी अंतर थे। प्रिवी पर्स की रकम हर राज्य के लिए अलग अलग तय की गई थी। ये मुख्य रूप से राज्य के राजस्व और कुछ हद तक उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा या महत्व पर आधारित होती थी। मिसाल के तौर पर बड़े और धनी राज्यों जैसे हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा, ग्वालियर के शासकों को बहुत बड़ी राशि मिलती थी, जबकि छोटे राज्यों के शासकों को काफी कम। ये अलग अलग प्रिवी पर्स की रकम सिर्फ राज्यों के राजस्व का आईना नहीं थी, बल्कि ये दर्शाती है कि बातचीत की मेज पर किस शासक का कितना दबदबा था और केंद्र उन्हें कितनी अहमियत दे रहा था। और क्या ये रकम हमेशा के लिए एक जैसी रहती थी या पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती थी? यहाँ भी भिन्नता थी। कुछ समझौतों में, खासतौर पर जहाँ वर्तमान शासक को बहुत बड़ी राशि दी जा रही थी, ये प्रावधान किया गया कि उनके उत्तराधिकारियों को कम राशि मिलेगी। जैसे भोपाल के नवाब का प्रिवी पर्स 11 लाख रुपए सालाना तय हुआ, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के लिए ये राशि 9 लाख रुपए निर्धारित की गई। इसी तरह कूच बिहार के महाराजा को जीवन भर के लिए 8.5 लाख रुपए मिले, जबकि उनके उत्तराधिकारियों के लिए ये 7 लाख रुपए तय की गई। ये शायद भविष्य में राजकोष पर बोझ कम करने की सोच को दर्शाता है। वित्तीय मामलों के अलावा क्या शासकों ने सत्ता सौंपने के बाद भी कुछ खास शक्तियां अपने पास रखीं या सब कुछ पूरी तरह से चला गया था? ज्यादातर मामलों में तो लगभग सारी प्रशासनिक और विधायी शक्तियां चली गईं, लेकिन कुछ अपवाद थे। उदाहरण के लिए ग्वालियर और इंदौर, जो मध्य भारत संघ का हिस्सा बने, और त्रावणकोर कोचीन के शासकों ने अपने क्षेत्रों में हुए मृत्युदंड योग्य अपराधों के मामलों में सजा को निलंबित, कम करने या माफ करने की शक्ति यानी पार्डनिंग पावर्स अपने पास बरकरार रखी। ये एक महत्वपूर्ण न्यायिक शक्ति थी जो उनके पास रह गई। और जमीन और जागीरदारी से जुड़े मामलों में, खासकर राजस्थान और मध्य भारत जैसे इलाकों में जहां ये व्यवस्था बहुत गहरी थी, हाँ, वहां भी कुछ विशेष प्रावधान थे। मध्य भारत और राजस्थान में राज प्रमुख, जो आमतौर पर सबसे प्रमुख शासक होते थे, को जागीरें यानी जमींदारी या सामंती भूमि अधिकार फिर से शुरू करने और जागीरदारों, मतलब उन अधिकारों को रखने वाले, के अधिकारों और उपाधियों के उत्तराधिकार को मान्यता देने का विशेष अधिकार दिया गया था। यह उन क्षेत्रों की विशिष्ट सामंती संरचना को ध्यान में रखते हुए किया गया होगा जहां जागीरदार एक शक्तिशाली वर्ग थे और उनके अधिकारों का निपटारा एक संवेदनशील मुद्दा था। इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या सत्ता का हस्तांतरण हमेशा एक झटके में हुआ या कुछ क्षेत्रों में यह ज्यादा चरणबद्ध तरीके से हुआ, जहां स्थानीय शक्तियों को धीरे धीरे नए ढांचे में शामिल किया गया। ये तो अधिकारों की बात हुई। एक और क्षेत्र जहां बहुत विविधता दिखती है वो है धर्म। धार्मिक संस्थाओं और परंपराओं पर नियंत्रण के बारे में क्या प्रावधान थे? लगता है ये बहुत संवेदनशील रहा होगा। अत्यधिक संवेदनशील, और इसीलिए यहां समझौतों में बहुत सावधानी बरती गई और राज्य विशिष्ट प्रावधान किए गए। उदाहरण के लिए मणिपुर में वहां के महाराजा ने राज्य में धार्मिक अनुष्ठानों, रीति रिवाजों, प्रथाओं, समारोहों और पूजा स्थलों पर अपना अधिकार बनाए रखा। ये उनकी पारंपरिक भूमिका का सम्मान था। अच्छा। त्रावणकोर कोचीन में वहां के वाचा यानी कॉवेनेंट में देवस्वम, जो हिंदू मंदिर और उनकी व्यापक संपदा होती है, उसके प्रशासन के लिए बहुत विस्तृत प्रावधान थे। इसके लिए अलग बोर्ड बनाए गए और राज्य द्वारा वित्तीय योगदान की गारंटी दी गई। और दिलचस्प बात यह है कि इसी समझौते में एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार का पहलू भी जोड़ा गया।
ये सुनिश्चित किया गया कि हरिजन यानी दलित समुदाय, जिन्हें पहले मंदिरों और उनके प्रशासन से दूर रखा जाता था, उन्हें मंदिरों के नियंत्रण और देवस्वम विभाग में नियुक्तियों दोनों में उचित हिस्सा मिल सके। ये उस समय के हिसाब से एक काफी प्रगतिशील कदम था, जो एकीकरण के साथ सामाजिक न्याय को जोड़ने का प्रयास दिखाता है। हाँ, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। त्रावणकोर कोचीन वाला उदाहरण और बनारस का जब संयुक्त प्रांत में विलय हुआ तो शासक ने काशी यानी वाराणसी में होने वाले प्रमुख धार्मिक समारोहों के संबंध में अपनी विशेष शक्ति और भूमिका को बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपायों की शर्त रखी थी, जिसे स्वीकार किया गया। तो धार्मिक मामलों में सिर्फ यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश नहीं हुई, बल्कि त्रावणकोर कोचीन जैसे मामले में सुधार का प्रयास भी हुआ। ये दिखाता है कि समझौते कितने सूक्ष्म हो सकते थे। इन सामान्य श्रेणियों के अलावा क्या कुछ बिल्कुल ही अनोखी, एकदम हटकर धाराएं भी थी जो किसी खास राज्य या व्यक्ति के लिए ही बनाई गई? बिल्कुल, ऐसी कई आप कह सकते हैं विचित्र और अनूठी धाराएं मिलती हैं जो दिखाती हैं कि हर समझौता अपनी तरह का खास था। जैसे पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ यानी पीप्सू के समझौते में पटियाला के शासक, जो राज प्रमुख थे, पर एक अनोखा प्रतिबंध लगाया गया कि वे उप राज प्रमुख के चुनाव में अपने वोट का प्रयोग नहीं करेंगे। शायद ये शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया हो। अजीब है। राजस्थान वाचा में 4 नए शामिल होने वाले राज्यों बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर के लिए खास धारा थी। इसमें कहा गया कि उनकी निजी संपत्तियों की सूची वही अंतिम मानी जाएगी जो भारत सरकार और संबंधित शासक के बीच आपसी सहमति से तय होगी। ये शायद इन बड़े राज्यों की विशाल निजी संपत्ति के विवाद से बचने के लिए था। अच्छा, ठीक है। मणिपुर के विलय समझौते में भारत सरकार ने विशेष रूप से ये वादा किया कि वह लोक सेवाओं में मणिपुर के लोगों के रोजगार के लिए उपयुक्त प्रावधान करेगी। साथ ही राज्य के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन से जुड़े कानूनों, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण का भी बीड़ा उठाया। ये पूर्वोत्तर की विशिष्ट पहचान को बनाए रखने की चिंता को दर्शाता है। और मेवाड़ वाला मामला, वो महाराज प्रमुख का पद? हाँ, वो भी बहुत अनूठा था। राजस्थान के गठन के समय मेवाड़ यानी उदयपुर के तत्कालीन शासक, जो ऐतिहासिक रूप से बहुत सम्मानित थे, के लिए उनके जीवन काल तक महाराज प्रमुख का एक अनूठा और सर्वोच्च पद सृजित किया गया। ये उन्हें नए ढांचे में एक अत्यधिक सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित करने के लिए किया गया, भले ही प्रशासनिक शक्तियां राज प्रमुख, जो जयपुर के शासक थे, के पास थीं। अच्छा, महाराज प्रमुख, ये तो वाकई एक अनोखा तरीका था सम्मान बनाए रखने का। क्या इसका कोई व्यावहारिक असर भी था या ये सिर्फ एक मानद उपाधि थी? मुख्य रूप से ये एक मानद उपाधि ही थी, जो मेवाड़ के महाराणा के ऐतिहासिक गौरव और वरिष्ठता को स्वीकार करती थी। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां तो राज प्रमुख और मंत्रिमंडल के पास ही थीं, लेकिन प्रतीकात्मकता भी अपना महत्व होता है, खासकर ऐसे बड़े बदलावों के दौर में। ये दिखाता है कि एकीकरण केवल एक प्रशासनिक या कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसमें भावनाओं, सम्मान और इतिहास का भी ध्यान रखना पड़ा। तो इन सभी समानताओं और भिन्नताओं को देखकर क्या तस्वीर उभरती है? हम एक तरफ तो एकीकरण के लिए एक स्पष्ट केंद्रीय दिशा और एक बुनियादी ढांचा देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हर राज्य की अपनी कहानी, अपनी शर्तों और अपनी ज़रूरतों को समायोजित करने का एक ज़बरदस्त प्रयास भी नजर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बेहद जटिल और नाजुक बातचीत की प्रक्रिया को दर्शाता है। समानताओं ने विलय और सत्ता हस्तांतरण के मूल सिद्धांतों को स्थापित किया, एक तरह से वो नींव रखी जिस पर आधुनिक भारत का ढांचा खड़ा होना था। वहीं भिन्नताओं ने सैकड़ों अलग अलग राज्यों या क्षेत्रों की गहरी ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और यहाँ तक कि धार्मिक और सामाजिक विशेषताओं को जगह दी। ये कोई एक रंगा अधिग्रहण या जबरदस्त कब्जा नहीं था, बल्कि समेकन की एक संरचित, सोची समझी लेकिन साथ ही बहुत लचीली और विविधतापूर्ण प्रक्रिया थी। हर समझौते को उस राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों के सांचे में ढालना पड़ा, जिसके लिए मानक नियमों से हटना भी जरूरी हुआ। ये सरदार पटेल और वीपी मेनन की टीम की राजनीतिक दूरदर्शिता और व्यावहारिक समझ का प्रमाण है, इसमें कोई शक नहीं। तो आज हमने देखा कि कैसे भारतीय रियासतों के विलय समझौतों में, जहां एक ओर सत्ता सौंपने, शासकों को गारंटी देने जैसे सामान्य तत्व थे, वहीं दूसरी ओर प्रशासन के तरीके, वित्तीय व्यवस्था, धार्मिक मामलों पर नियंत्रण, शासकों द्वारा बरकरार रखी गई शक्तियां और यहां तक कि बिल्कुल अनूठे व्यक्तिगत प्रावधानों तक में काफी भिन्नताएं मौजूद थीं। ये भारत के एकीकरण की उस कहानी को परत दर परत खोलता है जो सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचने या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से कहीं ज्यादा गहरी और जटिल थी। ये बातचीत, समझौते और समायोजन की कहानी थी असल में।
यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर गौर किया जा सकता है। 1947 से 1950 के बीच विशिष्ट राज्यों के संदर्भों को समायोजित करने के लिए जो महत्वपूर्ण भिन्नताएं इन शुरुआती समझौतों और अनूठी व्यवस्थाओं में डिजाइन की गई थी, जैसे कि विशेष प्रशासनिक दर्जे, खास वित्तीय या धार्मिक प्रावधान या छठी अनुसूची जैसी व्यवस्थाएं, उन्होंने बाद के आधुनिक भारत के उन विशिष्ट क्षेत्रों के बाद के राजनीतिक, सामाजिक या प्रशासनिक विकास को किस तरह प्रभावित किया होगा? क्या उन शुरुआती विशेष प्रावधानों की कोई गूंज, कोई विरासत आज भी उन क्षेत्रों की राजनीति या पहचान में सुनाई देती है? सोचने वाली बात है। इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद।